हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विवेक कुमार चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा मार्क्स का टॉपिक लेकर आया हूँ और ये टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार आपके हिस्ट्री से, अकेले हिस्ट्री से 20 नंबर का आने वाला है और 2 ही चैप्टर हैं, यानी कि एक चैप्टर से आपको 10 नंबर मिलना फिक्स हो गया है। ठीक है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रवाद, जो कि ईजी भी है और ज़्यादा नंबर भी देगा आपको, तो इस चैप्टर को हम क्यों ना पढ़ें। हमें एक रीज़न बताए बच्चे कि आखिर इस चैप्टर को हम क्यों ना पढ़ें, जिस चैप्टर से हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, हमें इस चैप्टर से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। भारत में राष्ट्रवाद, सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और भारतीयों पर उनका आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीयों पर आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से क्या क्या प्रभाव पड़े, ये क्वेश्चन सीधा सीधा 5 नंबर में आता है। अगर आया तो 5 से 3 नंबर में आता है, 3 नंबर में कम, लेकिन 5 नंबर में आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है ब्रिटिश सरकार ने युद्ध पर किए गए खर्चों की भरपाई के लिए करों में वृद्धि की, जो कि ठीक नहीं था। उन्होंने युद्ध के दौरान काफ़ी सारा कर्जा ले लिया बाहर से, इधर उधर से। ठीक है, विदेशों से कर्जा ले लिया, जिस कर्जे की भरपाई के लिए उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया कि अब टैक्स ज़्यादा लगेगा, टैक्स उनके पास, सरकार पास ज़्यादा आएगा, तभी तो वो जो लोन है या जो कर्जा लिया उसे भर पाएंगे। सीमा शुल्क और आयकर शुल्क जो है शुरू कर दिया गया और बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, युद्ध के दौरान कीमतें दुगनी हो गई और मुश्किलें बढ़ गई। जो चीज़ पहले 5 की थी वो 10 और 15 की हो गई, जिससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई चीज़ों की। ठीक है, महंगाई बढ़ गई, आप कह सकते हो। तीसरा है, गाँव में सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई, जिससे लोगों के में आक्रोश फैल गया। अब गाँव में जो थे ज़्यादातर हट्टे कट्टे लोग रहते हैं, ठीक है, और मेहनती भी होते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है जबरन भर्ती की गई आर्मी में कि आप लोग जाइए और इंग्लैंड की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध कीजिए। ऐसे लोगों को जबरन भर्ती किया गया। ठीक है, वो चाहते नहीं थे कि हम जाएं, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती कहा गया, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, 1918 से 1919 और 1920 से 21 के दौरान में फसल खराब हो गई और अनाज की कमी हो गई और भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हुई। एक इसमें और पॉइंट आ सकता है, महामारी भी एक फैल गई। ठीक है, अब आते सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार है क्या? ये पूरा से पूरा 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक है। 1 नंबर में आएगा तो केवल और केवल इतना लिखकर काम चलाना है कि सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए किया गया आग्रह। सत्य प्लस आग्रह क्या होता है? सत्याग्रह। सत्य प्लस आग्रह, सत्य के लिए किया गया आग्रह। ठीक है, सच्चाई के लिए जो हम अनुरोध कर रहे हैं वही सत्याग्रह हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार में यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आपका जो इरादा है वो सच्चा है, आपकी मांग न्यायपूर्ण है, आप न्याय चाहते हो, तो उसके लिए उत्पीड़क को शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही यानी कि केवल सत्याग्रह का विचार ही उसे जीत हासिल करवा देगा। तीसरा पॉइंट है, गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। अहिंसा, गांधी जी को ये लगता था कि जो हिंसा है, हिंसा से लोगों को लगता है कि क्यों हम लड़ाई झगड़े में जाएं, इससे हमारा ही मान सम्मान गिरेगा और कल को कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली को कौन देखेगा। इसलिए गांधी जी ने अहिंसा की शुरुआत की। अहिंसा से क्या है, अब अहिंसा से लोगों को तो कोई नुकसान नहीं है, मारकाट का तो कोई सवाल ही नहीं है इसमें, तो लोगों की लाइफ भी सिक्योर रहेगी और हमें हमारा जो स्वतंत्रता है वो भी मिलेगी। असहयोग आंदोलन से पहले अथवा 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलनों के बारे में चर्चा कीजिए। सबसे पहले उन्होंने चंपारण में किया। 1917 में उन्होंने चंपारण में बागान मजदूरों के लिए बागान व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया और फतेह हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली। 1917 में ही फिर गुजरात के खेड़ा जिलों में किसानों के लिए फिर से आंदोलन किया उन्होंने, और 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल में मजदूरों के लिए उन्होंने जो है
मांगे की और उसमें भी जीत हासिल की, तीनों में जीत हासिल कर ली। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि गांधी जी द्वारा किए गए 1915 जब वो आए भारत में 1915 में, तो उनके द्वारा किए गए आंदोलनों पर चर्चा कीजिए। तो उस समय के 3 इन्होंने जो है आंदोलन छेड़े। ठीक है, फिर आता है रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रॉलेट एक्ट। ठीक है, पढ़ते हैं। ये 3 नंबर में आ सकता है अगर आया तो। परीक्षा का अगर मन हुआ कि बच्चे को थोड़ा कोई नहीं पास कर दो, और बच्चा कम मेहनत भी कर रहा है तो चलेगा, तो ये 3 रॉलेट एक्ट दे देगा वो। क्या? अपने 3 आंदोलनों की कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने, उत्साहित से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ एक सीख दी जा रही है कि हमें अति उत्साहित नहीं होना चाहिए बस थोड़ी सी चीज़ से। अब वो उत्साहित हो गए, अब उत्साहित होगा और 1919 में उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया, क्योंकि इस कानून को बहुत ही जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। वो इस बात से गांधी जी इस बात से नाखुश थे कि आखिर जैसे हमारे यहाँ होता है कि कोई भी कानून संसद में या लोकसभा में या विधानसभा में पहले चर्चा होता है तब पास होता है। अब रॉलेट एक्ट ना कहीं चर्चा ना कुछ 1919 में से ऐसे ही पारित कर दिया गया, सोचा और पारित कर दिया, जो कि गांधी जी को ठीक नहीं लगा। इस कानून के जरिए सभी राजनीतिक गतिविधियों को रोका जा सकता था, रोक लगा दी गई। इस कानून ने सभी राजनीतिक गतिविधियों को रोक लगा दी। ठीक है, इस कानून के तहत जो है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को केवल शक की बुनियाद पे, कोई सबूत भी ना हो, केवल शक, मुझे लगता है कि ये वाला व्यक्ति अपराधी है, केवल शक हुआ और केवल शक की बुनियाद पर मैं उसे 2 साल तक जेल में रख सकता हूँ बिना मुकदमा चलाए। यानी कि अभी क्या होता है, अगर आपको कोई जेल में पकड़ के ले गया तो फिर आपका लॉयर वगैरह जाकर उसी टाइम बेल करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था। 2 साल के बाद जो होगा 2 साल तक वो जेल में ही रहेगा। तो ये एक न्यायपूर्ण कानून नहीं हुआ, ये एक न्यायसंगत कानून नहीं था, ये अधर्म था, पूरा अन्याय था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या प्रकरण था पूरा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन सभी लोग नहीं, काफ़ी लोग कह सकते हो आप। वो आंकड़ा 55 से 60 से 65% का जा सकता है, लेकिन 100% का नहीं जा सकता। हो सकता है कि 60 से 65% लोग वहाँ पर सरकार के विरोध में आए हों, लेकिन 100% लोग सरकार के विरोध में नहीं आए हैं। ठीक है, ये मैदान चारों तरफ से बंद था। सबसे बड़ी बात ये थी कि चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ के लोगों को ये पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू हो गया है। कौन सा लॉ लागू हो चुका था? मार्शल लॉ। ठीक है, जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और जाते ही उसने मैदान के बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। जनरल डायर ने सत्याग्रहियों के मन में दहशत का भाव पैदा करने के लिए ऐसा किया। जनरल डायर ने जो भी किया उसकी सज़ा उसे मिली। उसकी सज़ा उसे ऊधम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने दी। किसने दी? ऊधम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने, जिन्होंने पढ़ाई का जो भी था खूब पढ़ाई की और फिर इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में एक सभा में उन्होंने पूरी सभा के सामने, जहां जनरल डायर का सम्मान होने वाला था, उस सभा के सामने ऊधम सिंह ने उन्हें गोली मारकर बदला ले लिया। ऊधम सिंह का नाम पुस्तक में नहीं आता, ये हमारे लिए चिंता का विषय, समाज के लिए भी चिंता का विषय कि हम अंग्रेजों को पढ़ रहे हैं लेकिन भारतीयों के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ भारतीयों का कथन हो सकता है कि ऊधम सिंह ने सही नहीं किया, ऊधम सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ऊधम सिंह ने ही एकदम सही काम किया। ठीक है, असहयोग खिलाफत आंदोलन का फैसला करना। अब असहयोग खिलाफत आंदोलन क्या है, ये दोनों थोड़ा चर्चा का विषय रहता है हमेशा से, क्योंकि अब यहीं से मार्क्स उठने निश्चित होते, क्योंकि यहीं से अब पेपर आपका बनना तैयार होता है। परीक्षक शुरू की चीज़ें नहीं देखता, क्योंकि वो सब तो बच्चे ने रटाया और बचपन से तो नहीं कह सकते, लेकिन 8वीं 7वीं से तो पढ़ ही रहा है बच्चा। महात्मा गांधी को लगता था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के निकट
लाए बिना देशव्यापी कोई भी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। अब पता नहीं महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगा कि हिंदू मुसलमान अलग है। अब ये तो कोई नहीं जानता कि महात्मा गांधी ने आखिर ऐसा क्यों सोचा कि हिंदू मुसलमान अलग है, जबकि ऐसा तो था ही नहीं। हिंदू मुसलमान तो अलग थे ही नहीं, है ना। हिंदू मुसलमान तो लगभग एक ही थे, लेकिन तभी महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, हिंदू मुसलमान अलग हैं और उन लोगों को एक करने की ज़रूरत है। तो फिर क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार होने के कारण ये अफवाह फैली हुई थी कि ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। ठीक है, ओटोमन तुर्की जो कि मुसलमानों का या मुस्लिम समाज का उस समय पे ज़्यादा फेमस स्थान था या मुस्लिम समाज उसे बहुत मानता था, उसकी हार हो गई और लोगों में यह अफवाह फैल गई कि तुर्की पर बहुत सख्त संधियाँ थोपी जाएंगी। इस सिलसिले में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। शौकत अली तथा मोहम्मद अली बंधुओं ने महात्मा गांधी के साथ इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई करने की चर्चा की। इसकी स्थापना किसने की, शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्होंने खिलाफत समिति का गठन किया इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। देखिए कि ओटोमन में देखिए क्या हो गया, ओटोमन तुर्की में ऐसा ऐसा हुआ है और चर्चा चल रही है कि उस पर सख्त संधि थोपी जाएगी। 1909 में लिखी अपनी किताब में हिंद स्वराज, अब किताब की चर्चा आ सकती है। 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी किताब लिखी है, गांधी द्वारा लिखी गई किसी एक किताब का नाम लिखिए, या क्या, या हिंद स्वराज में कौन सा कथन कहा गया है, या ये कथन किस किताब में कहा गया है, एवं कब वो किताब लिखी गई थी या किसने ये किताब लिखी थी। यहाँ से क्वेश्चन बना तो 1 नंबर में सीधा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं जो है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, 1 नंबर में रहने की संभावनाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से उसके बाद आते नीचे अगले पॉइंट पे, अगर भारतीय उन्हें सहयोग ना दे तो साल भर के भीतर भीतर उनका शासन गिर जाएगा। अब मान लीजिए अंग्रेजों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम 102 लाख, हमारी संख्या कितनी है, लगभग कुछ भी माने तो 50 करोड़ तो होगी ही होगी। आखिर 1-2 लाख 50 करोड़ लोगों पर कैसे राज कर सकते हैं, एक सोचने का विषय कि आखिर 1-2 लाख लोग 50,000 पे 1-2 लाख लोग 50 करोड़ लोगों पे राज नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया कि हमसे ही हम पर राज करवाया, यानी कि आखिर इनके पुलिस में हमारे ही लोग थे, वकील हमारे ही लोग थे, ठीक है, शिक्षक हमारे ही लोग थे। अगर हम अपना सहयोग ले लें तो इनकी सत्ता गिर जाएगी। ठीक है, इनका जो शासन है वो तबाह हो जाएगा। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। में इस आंदोलन पर सभी नेताओं ने अपनी सहमति जताई और जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया गया। 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ। कहाँ अधिवेशन हुआ? नागपुर में अधिवेशन हुआ, जहाँ पर इस आंदोलन को सभी नेताओं ने सहमति प्रदान कर दी। ठीक है, अब देखिए असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तथा आंदोलन के प्रभाव क्या हुए। अब शहरी क्षेत्र में क्या प्रभाव हुए, सामाजिक प्रभाव लिखने और आर्थिक प्रभाव लिखने। अब कोई परीक्षक कह दे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है, लेकिन आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े और शहरों में आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़े, ये बताइए, तब आप क्या करोगे। और सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़े, तो सामाजिक रूप से तो ये प्रभाव पड़े कि इसकी शुरुआत मध्य वर्ग से हुई। किससे हुई? मध्य वर्ग से हुई, यानी कि जैसे आज हम मिडिल फैमिली कहते हैं। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों ने और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए और वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया या मना कर दिया। और आर्थिक प्रभाव क्या पड़े, विदेशी सामान का बहिष्कार हुआ, शराब की दुकानों पे पिकेटिंग कर दी गई। पिकेटिंग का कहने का अर्थ होता है एक तरह से बंद तो नहीं कह सकते, लेकिन अब उससे कोई सामान नहीं खरीद रहा, उसके बाहर शराब की दुकान के बाहर एक तरह से धरना टाइप में बैठा देना, पिकेटिंग हो जाता है। विदेशी कपड़ों को भारी मात्रा में जला दिया गया। ठीक है, ये प्रभाव पड़े। और आंदोलन धीमा क्यों पड़ गया, अब सुनिए। आंदोलन धीमा पड़ने के कई कारण हैं, इसमें 3 कारण सबसे प्रमुख हैं। क्योंकि आंदोलन की सफलता के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं की स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थाओं के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। अब दिक्कत क्या है, स्कूल तो बंद हो गए, बच्चे नहीं जा रहे, लेकिन क्या स्कूल बंद करने से समस्या का हल हो जाएगा? बच्चे अशिक्षित हो जाएंगे। अब बच्चों को पढ़ाई तो चाहिए ही चाहिए। अब बच्चे सरकारी स्कूल में ना जाए, यानी अंग्रेजों के स्कूल में ना जाए, तो कम से कम भारतीय विद्यालय तो होने चाहिए। भारतीय विद्यालय भी नहीं है, तो और वकील जो हैं, आखिर वकील कोर्ट में ही काम करेंगे, तो कोर्ट भी सरकारी है, अंग्रेजों के अधीन है, पुलिसकर्मी भी अंग्रेजों के अधीन है।
तो कहीं ना कहीं सब कुछ अंग्रेज़ों के ही पास था, तो हमारी मजबूरी बन गई कि अंग्रेज़ों के पास हम काम करें, क्योंकि हमारे पास और कोई अन्य वैकल्पिक संस्था नहीं थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूल और कॉलेजों में चले गए और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने पड़ गए। अब रही बात कपड़े की, तो जो भारतीय कपड़ा है यानी कि खादी का कपड़ा काफ़ी महंगा होता है, जिसे हर कोई नहीं पहन सकता। ठीक है, जो भारतीय कपड़ा होता है वो काफ़ी महंगा होता है, जिसे हर कोई नहीं पहन सकता था, इसलिए वो मशीनों द्वारा बने हुए सस्ते कपड़ों को पहनना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हर किसी को अपनी जेब प्यारी है, तो वो सस्ते कपड़े ही ढूंढते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन का क्या हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन देखते हैं। गांव में किसान बहुत दयनीय स्थिति में जीवन जी रहे थे। अंग्रेजी शासक ने गांव में जमींदारों ने किसानों पर बहुत अधिक कर लगा दिए थे। यानी कि अब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की बहुत चलती है, तो जमींदारों ने क्या किया था, जैसे आपने 8th में शायद पढ़ा होगा टैक्स लेने का क्या क्या रहा प्रोसेस, किस तरह से टैक्स की व्यवस्थाएं रही, कर व्यवस्थाएं रही। तो जमींदारों के हाथ में दे दी गई कि आपको इतना टैक्स हमें देना है। अब जमींदार भी तो कहीं से देंगे, तो जमींदार कहीं ना कहीं किसानों का शोषण कर रहे थे। ठीक है, किसानों को उनके खेतों पर बिना वेतन के काम करना पड़ता था, यानी कि किसान जो थे मजबूर थे कि बिना वेतन के जमींदारों के खेतों पर उन्हें काम करना पड़ता था, और उसके बदले में किसानों को कुछ भी नहीं मिलता था। ठीक है, पट्टेदारों के रूप में उन्हें पट्टे निश्चित नहीं होते थे, इसलिए उन्हें कभी भी पट्टे से हटा दिया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ बाकी कुछ पॉइंट आते हैं। बाबा रामचंद्र जो पहले गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य कर चुके थे, उन्होंने पंडित नेहरू के साथ मिलकर किसान सभा बनाई और गांव में आंदोलन चलाया। किसके साथ मिलकर? पंडित नेहरू के साथ एक किसान सभा बनाई और गांव में आंदोलन चला दिया। गांव में किसानों ने जमींदारों की नाई धोबी सुविधा बंद करने का फैसला किया। नाई धोबी सुविधा कहने का अर्थ आप समझ सकते हो कि जमींदारों को हम किसी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं करेंगे, ना हम उनके कपड़े धोएंगे, ना हम उनके बाल वगैरह काटेंगे, ना हम उनके किसी तरह से हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह का पूरा प्रोसेस रहा और हिंसा का रास्ता अपनाया और जमींदारों के घर एवं अनाज लूट लिए। ठीक है, अब जंगल में कैसे विद्रोह चला? जंगल में विद्रोह चला, शहरी क्षेत्र में चला, ग्रामीण क्षेत्रों में चला और जंगल में भी विद्रोह चला। जंगल में किस प्रकार से विद्रोह चला? आदिवासी लोग अंग्रेजी सरकार द्वारा बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा देने से परेशान और क्रोधित थे। आपने पढ़ रखा है कि वन कानून बने, जिसके तहत काफ़ी सारे प्रभाव और आदिवासी समूहों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनका कहीं ना कोई शोषण हो रहा था। ठीक है, आदिवासी समूह इससे बहुत ज़्यादा रुष्ट था, क्रोधित था। ठीक है, जब सरकार ने उन्हें सड़क निर्माण के लिए जबरन बेगार कराने पर मजबूर किया तो उन्होंने बगावत कर दिया। यानी कि सरकार ने सड़क निर्माण के लिए उन्हें मजबूर किया कि आप ज़बरदस्ती सड़क निर्माण करो, उन्हें मजबूर किया गया कि तुम्हें सड़क निर्माण करना पड़ेगा, और उसके लिए उन्हें कोई भी वेतन नहीं दिया जाता, और अगर दिया भी जाता तो वो वेतन बहुत ही नामात्र का भर होता था। उनके नेता का नाम अल्लूरी सीतारमन राजू था, जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताता था। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू जो कि अपने आप को ईश्वर का अवतार बताता था। ठीक है, उसने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित होता था। वह गांधी जी का एक तरह से आप कह सकते हो फैन टाइप में था, जो कि गांधी जी की हर बात को मानता था, गांधी जी की हर बात का सम्मान करता था। ठीक है, आदिवासियों ने इस आंदोलन का यह मतलब समझा कि पहले की तरह जंगल अब उनके अपने हैं, उन पर उन्हीं का अधिकार है। ठीक है, इस आंदोलन से आदिवासियों को यही लगा कि अब हमें शायद जंगल वापस मिल जाएगा अगर ये आंदोलन सक्सेस हो जाता है। ठीक है, उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में गुड़ेन विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अफसरों को मारने का प्रयास किया एवं गुल्लोरियो युद्ध चलाया। 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई। ठीक है, अब ये डेट ये आपको याद रखनी है, 1924 को अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दी गई। ठीक है, 1924 में। ठीक है, अब बागानों में स्वराज, देखिए कहाँ कहाँ स्वराज की लहर उठी है। बागानों में स्वराज 1959 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत बागान मजदूरों को बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। 1959 में जो एक्ट पास किया गया, किसमें? 1959 में
जो एक्ट पास किया गया इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट 1959 में, इसके तहत ये कर दिया गया जो बागान में लोग रहते हैं उन्हें बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, उनसे स्वतंत्रता छीन ली थी एक तरह से बाहर जाने की। मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था वे उन 4 दीवारियों से जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, उन्हें कोई कैद करके नहीं रख सकता। ठीक है। जब उन्होंने इस आंदोलन के बारे में सुना तो हज़ारों मजदूर अपने अफसरों के आदेश मानने से इनकार करने लगे। वे बागान छोड़ के अपने घर भागने लगे। उन्हें लगता था कि अब उन्हें गांव में अपनी ज़मीन मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही रह गए और अंग्रेज़ों द्वारा दोबारा पकड़े गए। आखिर घर भागे जाएंगे तो घर तो बगल में है नहीं, उसके लिए उस समय पर उन्हें रेलवे की ज़रूरत थी। तो रेलवे के अधिकारी भी तो हड़ताल पे बैठ गए थे, तो आखिर कैसे काम चलेगा। ठीक है। असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना, ये एक इम्पोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन चल तो गया, असहयोग आंदोलन चल तो गया, लेकिन आखिर उसे वापस क्यों ले लिया गया। उसे लेने के 2 कारण देखे जाते हैं मुख्य। तो फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित चोरी चौरा में बाजार से गुजर रहा था एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ एक हिंसक टकराव में बदल गया। ठीक है। इस घटना के बारे में सुनते ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। पुलिस थाने में आग लगा दी गई, जिसमें आंकड़ा बताया जाता है 20 या 22 या 24, यही आंकड़ा है कि 20, 22 या 24, इन्हीं आंकड़े में पुलिसकर्मी जो है जल के मर गए। ठीक है। साइमन कमीशन क्या है। ब्रिटेन की नई सरकार ने भारत में संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए और उसके बारे में सुझाव देने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। ठीक है। संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, और उनका सुझाव मानने के लिए, मतलब वो क्या सुझाव देते हैं, इसके लिए एक आयोग बनाया। उस आयोग की अध्यक्षता किसने की, जॉन साइमन ने। ठीक है। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, ठीक है, साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो उनका विरोध साइमन गो बैक के नारे से हुआ, क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। कमीशन यानी एक तरह से आयोग, साइमन कमीशन आयोग, यानी कि जब वो भारत आए, साइमन जब भारत आए तो भारत आते ही उनका स्वागत इन्हीं नारों के साथ आया कि साइमन गो बैक, यानी साइमन यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम्हारे आयोग में कोई भी भारतीय नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि ये भारतीयों के पक्ष में होगा। 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग। साइमन कमीशन के विरोध को शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं की बात सुनने का आश्वासन दिया। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। साइमन कमीशन के विरोध को शांत करने के लिए, कि साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा है, जो विद्रोह हो रहा है, उसे शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम एक गोलमेज सम्मेलन करेंगे, उसमें कांग्रेस नेताओं की बात सुनी जाएगी, इस बात का आश्वासन दिया। लेकिन इस प्रस्ताव से कांग्रेस नेता संतुष्ट नहीं थे बिल्कुल। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ ली जाएगी। ठीक है। लाहौर अधिवेशन क्या कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग के लिए ये लाहौर अधिवेशन हुआ। ठीक है। इस कारण से 26 जनवरी का दिन हमारे भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। ठीक है। नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की बात करेंगे अब हम। ठीक है। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 11 मांगों का एक खत लिखा। इसमें उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक की मांगें शामिल थे। 11 मांगें थी। कितनी मांगें थी? 11 मांगों का एक खत लिखा। कब लिखा? 31 जनवरी 1930 को लिखा। ठीक है। जिसमें उद्योगपति यानी बड़े बड़े उद्योगपतियों, अमीरों और गरीबों दोनों की मांगें सम्मिलित थीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को थी। तो नमक कर को ख़त्म करने के बारे में थी, क्योंकि नमक भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसका इस्तेमाल अमीर गरीब सभी समान रूप से करते हैं, तो नमक कर को हटाया जाए। जो नमक पे टैक्स था
उसे हटाने की ये मांग की गई। जब 11 मार्च 1930 तक उनकी मांगें नहीं मानी गई, तब महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वांटनियरों के साथ साबरमती आश्रम से नमक यात्रा शुरू की। कितने लोग थे? 78 लोग थे। ठीक है, कब कहाँ से स्टार्ट की? साबरमती आश्रम से, जो कि गुजरात में है। 24 दिनों तक 10 मील का सफ़र तय करके 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर जाकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। अब आप खुद देखिए, गांधी जी ने कितना वेट किया? 11 मार्च तक वेट किया, उसके बाद चल दिए और 6 अप्रैल को पहुँचे, यानी कि 24 दिन, यानी 11 और 24 35 दिन हो गए ये तो, है ना। 31 का होता है, यानी कि लगभग आप कह सकते हो कि टाइम पीरियड अगर हम देखें तो या तो गांधी जी 13 या 14 मार्च तक निकल चुके थे। ठीक है, 13 या 14 मार्च तक निकल चुके थे और 10 मील का उन्होंने सफ़र तय किया। ठीक है, इसी के साथ इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। ठीक है, इतना हुआ तभी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। गांधी इब्रहम समझौता क्या है? 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेकर लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यहाँ देखिए 5 मार्च 1931, कितना? 5 मार्च 1931, यानी कि लगभग 1 साल बाद। इस समझौते में गांधी जी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर राजी हुए। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई, यानी कि गांधी जी वहाँ पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे और यहाँ पर सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। दिसंबर 1929 में यह बातचीत बीच में ही टूट गई और गांधी जी को वापस निराश लौटना पड़ा। दिसंबर 1931 में, यानी कि 1931 दिसंबर में जब लंदन में वो गोलमेज सम्मेलन में गए, तब बात का कुछ ज़्यादा दाव नहीं रहा और बात टूट गई, बात पर ज़्यादा बल नहीं दिया गया और उन्हें निराशी भारत लौटना पड़ा। वापस आकर सरकार ने सख्त रवैया को देखकर उन्होंने आंदोलन को एक बार फिर शुरू कर दिया। ठीक है, आंदोलन जो है वापस से शुरू कर दिए गए। ठीक है, विभिन्न सामाजिक वर्गों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे लिया? जो संपन्न किसान थे उन्होंने कैसे लिया? व्यापारिक फसलों की खेती के कारण और व्यापार में मंदी और वे गिरती कीमतों से परेशान होकर जब उनकी नकद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना मुश्किल पड़ गया। ठीक है, सरकारी लगान चुकाना मुश्किल पड़ गया। इसी भारी भरकम लगान से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने गांधी जी के इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संपन्न किसान का ये कहना था कि जो टैक्सेस हैं उन्हें थोड़ा सा माफ़ कर दिया जाए। ठीक है, गरीब किसान लगान में कमी चाहते थे। क्या चाहते थे? कमी चाहते थे। किस में? लगान में। जो लगान है उसमें चाहते थे गरीब किसान कमी हो। ठीक है, उनमें से बहुत सारे किसान जो जमींदारों से पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती करते थे, वे चाहते थे कि ज़मीन का किराया माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि महामंदी के कारण उनकी नकद आमदनी बिल्कुल ख़त्म होने लगी थी। इसलिए उन्होंने गांधी जी के इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ठीक है, उनमें से बहुत सारे किसानों जो जमींदारों से पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती करते, पट्टे पर ज़मीन लेकर एक तरह से। ठीक है, तो जो छोटे किसानों जमींदारों से जो पट्टे पर ज़मीन ली थी, वे चाहते थे कि किराया माफ़ कर दिया जाए उसका, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वैसे उद्योगपति क्या चाहते थे? आर्थिक महामंदी के दौरान भारतीय उद्योगपतियों का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका था। ठीक है, जब उन्होंने अंग्रेज़ों की नीतियों की बुराइयां की तो उनके व्यापार पर अंकुश लगा दिया गया। यानी उद्योगपतियों ने जब आवाज़ उठाई तो उद्योगपतियों का जितना भी व्यापार था उस पर अंकुश लगा दिया गया। ठीक है, वे चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं पर अधिक शुल्क लगा दिया जाए, जिससे उनके आयात में कमी आ जाए। इसलिए उन्होंने गांधी जी के इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है,
ठीक है। तो इस तरह से उद्योगपतियों का भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों द्वारा शोषण हुआ, तो शोषण से बचने के लिए उन्होंने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। औद्योगिक मजदूर यानी जो मजदूर उसमें काम करते थे, उनके वेतन की हालत बहुत ख़राब थी। ठीक है, उनका वेतन टाइम से मिलता नहीं था और कम भी होता था। और उसमें अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की क्या भूमिका रही। महिलाओं ने बड़ी बड़ी संख्या में रैलियां में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और शराब की दुकानों पर धरने देने लगी। कई महिलाएं आंदोलन के चलते जेल भी गई। उन्हें लगता था कि इस आंदोलन के ज़रिए समाज में उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या क्या थीं, क्या क्या उनकी सीमाएं हो रहीं, ये भी इसमें चर्चा का विषय है। अछूत या दलित वर्ग का झुकाव दलित वर्ग आंदोलन की तरफ था, इसलिए इस वर्ग ने इस समाज के प्रति अपनी उदासीनता दिखाई। ठीक है, भारत में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण व्यापारियों और उद्योगपतियों ने इस आंदोलन के प्रति अपनी उदासीनता दिखाई। मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी इस आंदोलन में कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। औद्योगिक मजदूर भी इस आंदोलन से लगभग दूर रहे। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद किसानों का रुख भी इस आंदोलन के प्रति उत्साहपूर्ण नहीं रहा और कहीं ना कहीं ये आंदोलन एक तरह से कमज़ोर पड़ गया। पूना पैकेट क्या है, पूना पैकेट पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे हम लोग। ये पूना पैकेट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, पूना पैकेट क्या है। 1930 तक अंग्रेज़ों ने अछूतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, पूना पैकेट का मतलब है 1930 तक जो है उसमें, उसके दौरान पूना पैकेट में क्या क्या बातें आती हैं, उसमें ये बातें आती हैं कि 1930 तक अंग्रेज़ों ने अछूतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ऊंची जाति वाले हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। ठीक है, बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग हल चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन बनाई और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की। सन 1932 में पूना पैकेट में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच आपसी सहमति से इस समस्या का हल निकाला गया। ठीक है, देखिए पूना पैकेट कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कांग्रेस जो थी वो ऊंची जातियों से, यानी जो उस समय की ऊंची जाति सनातन धर्म जो था उससे कहीं ना कहीं डरा हुआ था कि कहीं सनातन धर्म के विपक्ष में जो है कोई कानून ना बन जाए या कोई बात ना हो जाए जिससे हमें हानि हो। ठीक है, कांग्रेस ऊंची जाति वालों से डरी हुई थी। उसके साथ साथ अछूतों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसी में भीमराव अम्बेडकर निकले और उन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन का निर्माण किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अलग चुनाव की मांग की। ठीक है, सामूहिक अपनेपन का भाव, सामूहिक अपनेपन यानी अपनेपन का भाव किस किस चीज़ों से आया, तो चित्र से आया। यानी जब रविंद्रनाथ टैगोर ने जो भारत माता के चित्र की रचना की उससे अपनेपन का भाव आया। गीत से आया। ठीक है, उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। ठीक है, तिरंगे से आया, लोक कथाओं से आया और इतिहास की पूर्ण व्याख्या से आया। प्रश्नावली, डैश में सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। अब कहाँ जबरन भर्ती की गई, तो ब्रिटिश सरकार में। देखिए ऊपर अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जबरन भर्ती यहीं कहीं था, वेट करेंगे थोड़ा सा तो अभी दिख जाएगा आपको, चिंता मत कीजिए। जबरन भर्ती कहाँ की गई, प्रथम विश्व युद्ध के लिए की गई है ना, अंग्रेजों की गई। वैसे भारतीयों की जबरन भर्ती की गई और प्रथम विश्व युद्ध के लिए की गई। इसका आंसर पहले का आंसर आ जाएगा, गांव में सिपाहियों की जबरन भर्ती ठीक है की गई जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। दूसरे सत्याग्रह का क्या अर्थ है, एक नंबर में देखिए, पहले एक नंबर में आया है, ये एक नंबर में आया तो जाहिर सी बात है आपको क्या लिखना है, केवल और केवल सत्य के लिए किया गया आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। ये गांधी जी का विचार है। ठीक है, ज़्यादा व्याख्या नहीं करना। तीसरा पॉइंट है, तीसरा क्वेश्चन है, सत्याग्रह के विचार में आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, सत्य है, बिल्कुल शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया, तो ये चलाया आपका चंपारण में। सही जोड़े की पहचान कीजिए, चंपारण, चंपारण जो कि किसानों का आंदोलन था, चंपारण जो कि बागान मजदूरों का आंदोलन था, खेड़ा जो कि किसानों का आंदोलन था और अहमदाबाद जो कि सूती कपड़ा मिल का आंदोलन था। ठीक है, गांधी जी ने चंपारण जिले में बागान व्यवस्था के खिलाफ
आंदोलन 1917 में चलाया है ना। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। जब बागान मजदूरों ने इस आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अफसरों के आदेश मानने लगे। अफसरों के आदेश मानने लगे, ये हम एक तरह से नहीं कह सकते। ठीक है, वेट करेंगे 1 मिनट। ठीक फ्रेंड्स, तो जब बागान मजदूरों ने इस आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूरों ने अपने अफसरों के आदेश मानने लगे। तो असत्य, आंदोलन के बारे में सुनने के बाद किसने बात मानी? किसी ने बात नहीं मानी। इसमें दे रहा है गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन चलाने से पहले कौन कौन से आंदोलन चलाए। तो ये 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन हम जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही डिस्कस करके छोड़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।